एक सपना शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी डुडेजा। घर एक सपना शो में हम आज आपको बताएंगे कि क्या वाकई में रियल एस्टेट सेक्टर में काला धन है या फिर आज घर एक सपना शो में रियल एस्टेट सेक्टर को क्लीन चिट मिल जाएगी। मेरे साथ एक पैनल मौजूद है, आपका रूबरू करवा देती हूं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रशांत सुलेमान जी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं चिंटल ग्रुप से। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं प्रदीप मिश्रा जी, जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ पैनल पर नवीन रहेजा साहब भी हैं, जो चेयरमैन फिकी से हैं, और इसके अलावा सुंदर खत्री जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। सबसे पहला सवाल करते हैं नवीन रहेजा साहब से। सर, रियल एस्टेट सेक्टर में काला धन है, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या इसको नकारते हैं? सेकेंडरी मार्केट की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं या जो छोटे स्केल पे होती हैं या डेवलपर्स जो छोटे प्लॉट लेके जो बनाते हैं और बेचते हैं और छोटे स्केल पे काम करते हैं, वहाँ पर जहाँ तक हम ऑलरेडी जानते हैं, इट्स ए वेल नोन फैक्ट कि वहाँ पे कैश कंपोनेंट होता ही था, है नहीं अब। था, मानते हैं ना? मानते हैं। था, है नहीं जी। आपने कहा है, नो। सेकेंडरी मार्केट में रियल एस्टेट में इंडिया में कैश कंपोनेंट होता ही रहा है, हमेशा रहा है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सेकेंडरी मार्केट को इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि कैश जो है, कैश कंपोनेंट तो अब जीरो है। वाइट हम मेन जो डेवलपर्स थे, अब सफर करते थे। हम इसलिए सफर करते थे क्योंकि लोग कैश में परचेज करना चाहते थे, हम कैश को डील नहीं करते थे और कम वैल्यू पे लोग दिखाते थे सेल परचेज को, बाकी कैश कंपोनेंट को एक्सचेंज करते थे और उससे काफ़ी टैक्सेशन वगैरह की सेविंग होती थी। लेकिन प्रॉपर्टी मार्केट मेस में है। प्रदीप जी, आप दोनों ही सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट में डील करते आए हैं, क्या कैश कंपोनेंट रियल एस्टेट बाजार में था? शिल्पी, देखो, जग जाहिर है और ज़रूर था। सबसे पहले हम बात करें कि अगर डेवलपर कोई लैंड एक्वायर कर रहा है तो लैंड प्राइस, जो मार्केट प्राइस है, और सर्कल रेट, उन दोनों में डिफरेंस होता है। सारे डेवलपर में नहीं कहूँगा, लेकिन कई डेवलपर टैक्स इवेजन के चक्कर में स्टैम्प ड्यूटी जो सर्कल रेट है उस हिसाब से पे करते हैं, और मार्केट प्राइस में चूंकि डिफरेंस होता है तो वहाँ एक कैश कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाता है। क्यों ग्राहकों को क्या कैश कंपोनेंट में प्रॉपर्टी बिल्डर सस्ती देता है? देखिए, कैश डिस्काउंट, जो अपफ्रंट पेमेंट आप किसी को दे रहे हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। यस प्रशांत जी, माना जाता है रियल एस्टेट सेक्टर में काला धन बहुत ज्यादा है, 40% तक का हिस्सा जो है काले धन का रियल एस्टेट सेक्टर में है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जैसे नवीन जी ने बोला था कि ये सेकेंडरी मार्केट के अंदर ये फैक्ट है कि काला धन होता था, ब्लैक मनी होता था, लेकिन जैसे हम एज ए इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो रहे हैं प्राइमरी मार्केट में, जैसे आपने भी कहा कि काफ़ी लोग बैंकों से लोन लेके घर खरीदते हैं, तो उसमें सारा वाइट मनी ही होता है, सारा ऑफिशियल मनी ही होता है। अब जैसे धीरे धीरे ये सेक्टर ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये काला धन का चक्कर ख़त्म होने का इस पर कोई शक नहीं है, बिकॉज इसके अंदर सारा कुछ जैसे फाइनेंसिंग के थ्रू होता है, तो उसमें देयर इज नो वे कि कोई काला धन यूज कर सकता है। सुंदर जी, रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा का झटका, ब्लैक मनी का नरेंद्र मोदी जी का अच्छा तोहफा मिल गया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मेरा मानना ये है कि हमें लिटिगेशन में बहुत मदद मिलने वाली है, इन द सेंस कि जब ब्लैक मनी को हम प्रूव कर ही नहीं सकते कोर्ट के अंदर। सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर है कि जैसे अगर आप सारी की सारी ट्रांजैक्शंस एक नंबर में होती हैं, जैसे अब हमें उसमें रिकवरी में, यानी कि अल्टीमेट फ़ायदा किसका, कंज्यूमर का है। आज के डेट में मान लीजिए कोई भी कंज्यूमर या कोई डेवलपर या कोई बिल्डर कोई कंपोनेंट, कैश कंपोनेंट में डील करता है, तो वो हम कोर्ट के अंदर उसको प्रूव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्डर्स को भी इन्वेस्टर्स मिलते थे, वो कैसे काम करेंगे? फाइनेंसर्स का पैसा जो है वो जीरो हो जाएगा, और सबसे अच्छी बात है ये, कम से कम इस देश के लिए एक बहुत बड़ी अच्छाई जो छिपी हुई है। इतना पैसा जो जेन्युइनली वाइट पैसा है वो मार्केट में आएगा, और जो दबा हुआ पैसा है वो बैंकिंग सिस्टम में वापस जाएगा। तो यही पैसा जो है आगे कंट्री की ग्रोथ में काम आएगा, आम आदमी तक भी जाएगा, उसको भी स्ट्रेंथन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में काम आएगा। बैंकों के पास क्योंकि सरप्लस डिपॉजिट्स आ जाएंगे तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स लैंडिंग के ऊपर जो है वो काफ़ी गिरेंगे,
और उससे ओवरऑल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। सर प्रॉपर्टी की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, घटेंगी या बढ़ेंगी? प्रॉपर्टी की कीमतें बिकॉज ऑफ नंबर 1 रेरा एंड नंबर 2 बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइज जो डेवलपर्स हैं उसमें बढ़ेंगी। कारण मैं बता देता हूं, जब आप सेकेंडरी मार्केट में लेते थे तो कैश कंपोनेंट देते थे आप और बाकी बैलेंस पेमेंट भी पूरी देते थे आप। अब जब आपको घर लेना है तो अगर आप डेवलपर से लेते हैं, ऑर्गेनाइज सेटअप में लेते हैं, तो आपको मैक्सिमम 15 से 20-25% तक का, डिपेंडिंग अपॉन किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लेते हैं, उतना ही पैसा देना पड़ेगा आपको। बैलेंस पेमेंट तो आपको लॉन्ग टर्म में देना है, तो आपको रिलेटिवली वाइट मनी कम चाहिए। पहले ये होता था कि आपको वाइट के चाहिए थी, साथ में ब्लैक चाहिए थी इन लोग इस सेटअप में, लेकिन सारी की सारी अपफ्रंट चाहिए थी। ब्लैक मनी पे फंडिंग नहीं होती, किस्तें नहीं बनती हैं, लेकिन जो व्हाइट मनी होती है उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किस्तें बनाते हैं। सर हमारे साथ काफी सारे बायर्स भी मौजूद हैं जो क्योंकि रियलिटी सेक्टर में काफी मेस है, क्योंकि परेशान हो उठे हैं कि क्या होगा। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल इस पैनल से ये है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसला लिया है काले धन को रोकने के लिए, तो उससे जो एक आम आदमी घर खरीदना चाहता है उसे किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों में? मतलब अगर वो प्राइमरी में लेना चाहते हैं सेकेंडरी मार्केट में, और अगर मतलब कोई दिक्कत नहीं है तो गुड है, अगर है तो वो क्या हो सकती है और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? काफी अच्छा सवाल है कि देखिए प्रॉब्लम पे तो सब बात कर रहे हैं, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। नवीन जी क्या एडवाइस करेंगे आप, किस तरीके से आप कहते हैं कि अब कैसे करें, खरीदार कैसे खरीदे घर? देखिए सेकेंडरी मार्केट का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर जो सेकेंडरी मार्केट में जिनके पास इन्वेंट्री है वो जितने में वाइट में दिखा सकेंगे उतने में ही खाली बेच सकेंगे। हमारे साथ और भी काफी सारे बायर्स हैं, उनसे भी कुछ पूछ लेते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कैश कंपोनेंट आज के दिन बिल्डर मांगता है तो उसे देना चाहिए या नहीं, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि सेकेंडरी मार्केट के अंदर हम अप्रिसिएशन की बात करते हैं कि अप्रिसिएशन मिलनी है, तो अप्रिसिएशन को बायर है वो कहाँ दिखाएगा? नहीं आपने क्या घर खरीदने की कोशिश की या कहीं गए थे तो क्या कैश मांगा गया है? जी इसी वजह से कि कैश मांग रहा है बिल्डर, तो क्या किया जाए? जी नवीन जी क्या कहेंगे, मार्केट में कैश तो मांगा गया है, अभी कैसे कैश? अभी मतलब कुछ एक दो दिन पहले अभी कैसे कैश में? अभी तो कैश की कीमत है ही नहीं। 1000 रुपए का नोट हो या 500 रुपए का नोट हो, नहीं, हम लोग ये कह रहे हैं प्राइमरी मार्केट में भी कैश लेते हैं बिल्डर। प्राइमरी मार्केट में भी कैश लेते हैं बिल्डर। प्राइमरी मार्केट में मेरे ख्याल से जो क्रेडिबल डेवलपर्स हैं वो कैश नहीं लेते हैं, नहीं, जो लेते हैं क्योंकि वो आपके साथ जो है इनकम टैक्स की जो अथॉरिटीज हैं वो रेगुलर कोऑर्डिनेशन और वॉच में रहती है, तो आप ले ही नहीं सकते। सुंदर सर आप क्या कहेंगे, अभी भी कैश का तो डीलिंग मांगा जा रहा है इस फैसले से पहले? देखिए जहाँ तक अब देखिए वो अगर कैश का कोई डीलिंग हो रहा है तो मैंने कहा भी करेक्शन की तरफ है हम लोग। तो जितने भी लॉज और जो ये नोटिफाई होते हैं ये प्रोस्पेक्टिव होते हैं, हालांकि रेरा के अंदर फिर भी इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे से लागू किया है, ये बहुत अच्छा स्टेप है। जैसे कि साहब ने एक क्वेश्चन पूछा था सर्कल रेट और मार्केट रेट के बीच में। जी देखिए सर्कल रेट जो होता है वो मार्केट रेट ही होता है, लेकिन अब जो चेंज आने वाला है आज के टाइम में लोग मार्केट रेट पे अपनी रजिस्ट्री कराएंगे, जो बहुत अच्छी चीज़ है। यानी कि देखिए आपको ज़्यादा लोन लेना है, मार्केट प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो एक ऐसी सिचुएशन के अंदर लोग मार्केट प्राइस को अडॉप्ट करेंगे। आम ग्राहकों के लिहाजे से सवाल पूछ रही हूँ कि मैं आज प्रॉपर्टी खरीदूं या रुक जाऊं, कि प्रॉपर्टी की कीमतें गिरेंगी या बढ़ेंगी? नहीं, इट डिपेंड्स कि आप कौन से डेवलपर और कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, अगर आप एक प्रॉपर बिल्डर के साथ एक प्रॉपर लाइसेंस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, बैंक से आप लोन लेना चाहते हो, तो मेरा कहना ये है आप अभी खरीदो, क्योंकि बाद में दाम बढ़ेंगे। ऐसा है कि छोटे जो प्रोजेक्ट है, जो असल खरीदार है, उनको तो यहाँ घर खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन जो निवेशक है नवीन जी क्या डाइवर्ट हो जाएंगे दुबई या फिर किसी और मार्केट में? देखिए आसान है वहां पे निवेश। मेरे को अपनी भारत सरकार से एक बहुत सीरियस शिकायत है। चलिए बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के लोग जी बाहर जाके, मैं आपको ट्रू फैक्ट्स दूं, लंदन में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी परचेज जो हुआ वो इंडियंस ने किया लास्ट 2-3 साल। बिल्कुल सही। दुबई में जो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई, इन्वेस्टमेंट्स हुई, वो इंडियंस की हुई। अमेरिका में जो हुई वो इंडियंस की हुई। और आप हमारे अपने देश में
हमारे अपने देश में लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया। सर उसके कुछ जिम्मेदार बिल्डर्स भी हैं। नहीं, कुछ इसमें देखिए, इसमें नंबर एक, आप इंडियंस को तो पूरे वर्ल्ड में जाके प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पूरा वर्ल्ड इनवाइट करता है और वो जाके अपना पैसा यहाँ से लेके जाते हैं, जो कि एक कंपैरेटिवली एक जो मुल्क है जिसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, यहाँ के लोग अपना पैसा निकाल के बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, जो कि हमारे अपने कंट्री की लिक्विडिटी और एसेट्स जो है वो बाहर जा रहे हैं। सर मेरा आखिरी सवाल होगा आप सबसे, क्या आप ब्लैक मनी पर शिकंजा कसने से इस स्टेप को वेलकम मानते हैं और क्या कहते हैं प्रॉपर्टी मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? प्रशांत जी। ये स्टेप बहुत अच्छा है, मैं इसको बिल्कुल वेलकम करता हूँ और जैसे मैंने आपको बताया इसका प्रॉपर्टी मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और एक तरीके से ये इंडस्ट्री साफ होगा। ये और जैसे ये जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं जो वो धीरे धीरे इस मार्केट से हट जाएंगे और जो प्रॉपर डेवलपर्स हैं, जो क्वालिटी एंड कस्टमर ओरिएंटेड डेवलपर्स हैं, ट्रांसपेरेंट डेवलपर्स हैं, वो ही इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। रेरा और ब्लैक मनी के आने के बाद आपको लगता है आपका मार्केट में काम करना आसान हो जाएगा और आपको लगता है कि मार्केट में खरीदार लौटेंगे? बिल्कुल लौटेंगे। शॉर्ट रन में ज़रूर ब्लैक मनी के बाद थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। बायर यहाँ तक कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना भी शुरू करेगा रियल एस्टेट के अंदर, जो कि अब तक बगैर साइट पे जाए, देखे, चेक करे डॉक्यूमेंट्स को नहीं लेता था, लेकिन अब उसे जब ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो प्रॉपर्टी बायर मार्केट में आएगा। नवीन सर क्या कहेंगे, वेलकमिंग स्टेप है? वेलकमिंग है, ओवरवेलमिंग तरीके से वेलकमिंग है। काश अगर 1-2 दशक पहले आया होता तो आज ये ना कस्टमर्स की प्रॉब्लम होती ना डेवलपर्स की प्रॉब्लम्स होती। सर आप क्या कहेंगे, आपको लगता है कि आपके केसेस कम हो जाएंगे? अब मेरे केसेस तो बढ़ेंगे इन द सेंस नेचुरली, क्योंकि इन्होंने पोजीशन मिली कहाँ है किसको, वो तो कंटिन्यू रहेंगे। अब मेन जो चीज आती है कि रियल एस्टेट जो है वो वाकई में रियलिटी की तरफ मूव हो रहा है। सो ये जो मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। देखिए कुछ भी लॉ, कुछ भी ट्रांसपेरेंसी आती है, वी हैव टू अप्रिशिएट, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो यार के लिए शॉर्ट रन में फायदा है, लेकिन लॉन्ग रन में दिक्कत आएगी। देखिए मेरे को नहीं लगता कि आई एम ओनली डिपेंडेंट ऑन रियल एस्टेट। मेरे को तो एज ए लॉयर, यू नो, रियल एस्टेट में लिटिगेशन नहीं है तो टेलीकॉम डिस्प्यूट्स में है, टेलीकॉम में नहीं तो ब्रॉडकास्टिंग में है। इट इज लाइक चलता रहेगा ये सब। रेगुलेटर डिसाइड कर देगा जी, मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है ये एडवोकेट्स आउट ऑफ जॉब हो जाएंगे, क्योंकि रेगुलेटर 60 रेगुलेटर के पास तो रिप्रेजेंटेशन, बहुत सारे बिल्डर्स भी हो जाएंगे जिनके पास कैश फ्लो नहीं बचेगा। रेगुलेटर के पास रिप्रेजेंटेशन लॉयर्स ही तो करेंगे, अल्टीमेटली अपील्स आपकी कौन लड़ेंगे, वो लॉयर्स ही तो लड़ेंगे। तो यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर अब रियलिटी की तरफ डेफिनेटली मूव कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा शो जरूर पसंद आया होगा, लेकिन अगर आपके प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी सवाल है या फिर कोई सुझाव आप हमें अपना भेजना चाहते हैं या आप अपने बिल्डर के खिलाफ हमसे शिकायत करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर दीजिए घर@itvnetwork.com पर। आप चाहें तो हम पे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे घर एक सपना पेज के जरिए। हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है घर एक सपना। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात रियल एस्टेट बाजार से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक यू टेक केयर एंड कीप वॉचिंग इंडिया न्यूज।